नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है परिमेय संख्याएं। और हम आज चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.1 के ऊपर। सबसे पहले हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जैसे कि कुछ संख्याएं हैं, पूर्णांक कह लीजिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1, 0, 1, 2, 3, 23, 45, 49, 58, 107। इस तरह से कितनी भी संख्याएं मैं लिख लूँ अनंत तक, जो पूर्णांक है। तो ये जो संख्याएं मैंने आपको लिखी हैं, इनमें से अगर हम कोई एक संख्या लें, जैसे मैंने 2 ले लिया, तो मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। अगर इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ इसके हर वाले भाग में। अगर मैंने 0 लिया तो मैं 0 के बटे में भी 1 लिख सकता हूँ। इसी तरह मैंने कोई भी संख्या ली तो मैं उसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। इसका ये मतलब है कि ये सारी संख्याओं को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P/Q के रूप में। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि Q का मान कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Q का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा? 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। 0 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर Q का जो मान है वो कभी 0 नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये जो संख्या है ये है आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से अब समझ गए हैं, है ना? ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब हम प्रश्न हल करते हैं। ये समझने के बाद में कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या लिखी है 1/2 और एक और संख्या लिखी है 1/3, अब मुझे बताइए इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी परिमेय संख्या है। या मैं कहूँ 2/7 और मैंने लिख दिया 4/7, ये ले लीजिए। तो आप कहेंगे सर 2/7 के बाद में एक बार 3/7 आएगा, फिर 4/7 आ जाएगा। अब देखिए, इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 और 3 के बीच में संख्याएं बताइए कितनी है, तो आप कहेंगे सर बहुत सारी है, 2.1, 2.2। फिर इन दोनों के बीच में भी बहुत है, 2.1 और 2.2 के बीच में क्या, 2.01, 2.02। इन दोनों के बीच में भी है 2.001, 2.002। इस तरह से तो संख्याएं अनंत हैं। ठीक है, कैसी हैं? अनंत हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 या 6 संख्या निकालिए, या 7 संख्या निकालिए, या 10 संख्या निकालिए, तो हम ये तो समझ गए कि संख्याएं होती तो बहुत सारी हैं। अब 2 संख्याओं के बीच की संख्याओं को निकाला किस तरह से जाए, इसको हम प्रश्न क्रमांक 1 में समझते हैं। तो ये यहाँ पर हल करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 को। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है ऋण 1 और 0। तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला प्रश्न, ऋण 1 और 0। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसके बीच की कितनी संख्याएं निकालनी है, लिखा है 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर ऋण 1 और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप भी कीजिएगा। 0 को हर 6 वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर, संख्याओं के रूप में लिखने पर। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। हमें हर जो है वो 6 लाना है। क्यों 6 लाना है? क्योंकि ध्यान से समझिए, हमें 5 संख्याएं निकालनी है ना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच की। तो जितनी भी संख्याएं निकालनी हो उसमें 1 जोड़ दीजिएगा आप। अगर 5 निकालनी है तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। अगर 10 निकालनी है तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। इस तरह से।
तो इन दोनों संख्याओं के हर में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो संख्या है ये लिखी है क्या, ऋण 1, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब हर में 6 आना चाहिए तो 6 का गुणा करेंगे। परिमेय संख्या है तो अंश में भी 6 का गुणा होगा, तो अंश में भी 6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऋण 6 बटा 6। ठीक, और शून्य है, कुछ नहीं है बटे में मतलब 1 है, इसके भी हर में 6 का गुणा कर देंगे क्योंकि 6 चाहिए, दोनों में चाहिए, है ना। तो फिर ये हो जाएगा 0 बटा 6। ठीक, इस तरह से आ गया। तो एक संख्या हो गई ऋण 6 बटा 6 और एक हो गई 0 बटा 6। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या बड़ी सरलता से लिख सकते हैं हम, है ना। कैसे, देखिए ऐसे लिखाएगी, ऋण 6 बटा 6 के बाद में क्या आएगा, ऋण 5 बटा 6, फिर इससे बड़ा ऋण 4 बटा 6, फिर इससे बड़ा ऋण 3 बटा 6, फिर इससे बड़ा, ऋणात्मक संख्याओं में जो छोटी होती है वही बड़ी होती है ना, फिर इससे बड़ा ऋण 1 बटा 6 और फिर इससे बड़ा 0 बटा 6। अब देखिए ऋण 6 बटा 6 और 0 बटा 6 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या लिख दी हमने। ठीक है, इसको और सरलतम रूप में लिख देते हैं। जैसे ये जो ऋण 6 बटा 6 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 6 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा ऋण 1, ये तो कटेगा नहीं, ऋण 5 बटे 6 जैसा का वैसा, ऋण 4 बटे 6 कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा ऋण 2 बटा 3, ये भी कट जाएगा ऋण 1 बटा 2, ये भी कट जाएगा ऋण 1 बटा 3, ये भी ये तो कटेगा ही नहीं, जैसा वैसा रहेगा, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 परिमेय संख्याएं। तो अब आपको लिखना पड़ेगा अतः परिमेय संख्याओं ऋण 1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आई हैं आपके सामने लिख दीजिएगा, ऋण 5 बटा 6, ऋण 2 बटा 3, ऋण 1 बटा 2, ऋण 1 बटा 3 और ऋण 1 बटा 6। ये 5 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हुई है। ठीक, अब इसके बाद में इसी के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, ऋण 2 और ऋण 1, है ना। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है ऋण 2 और ऋण 1। ठीक है, ऋण 2 और ऋण 1। तो अब देखिए इसको कैसे हल करना है, इसी तरह से हल करेंगे जैसे अभी हमने इसको किया था। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ ऋण 2 और ऋण 1, है ना, ये दो ही है, को हर 6 वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर। अब लिखेंगे तो क्या होगा बताइए मुझे आप, बहुत सरल है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऋण 2 लिखिए, बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, गुणा 6 कर दीजिए, अंश में भी हर में भी होगा तो ये हो जाएगा ऋण 12 बटे 6। ठीक, और दूसरी संख्या क्या है, ऋण 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, 6 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा ऋण 6 बटे 6। तो दो संख्याएं मिल गई, ऋण 12 बटे 6 और ऋण 6 बटे 6, है ना। अब इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इनके बीच की संख्याएं लिख देंगे। ऋण 12 बटे 6 से बड़ी आएगी ऋण 11 बटे 6, फिर ऋण 10 बटा 6, फिर ऋण 9 बटा 6, फिर ऋण 8 बटा 6, फिर ऋण 7 बटा 6 और फिर आएगी ऋण 6 बटा 6, है ना। और सरलतम रूप में लिखना चाहें तो ऋण 2
फिर ऋण 11/6, फिर ऋण 5/3, 2 से कट जाएगा तो, फिर ऋण 3/2, 3 से कट जाएगा तो, फिर ये भी 2 से कटेगा, ऋण 4/3, ये ऋण 7/6 और ये आ जाएगा ऋण 1। आ गई संख्या। अब हमें लिखना पड़ेगा अतः परिमेय संख्याओं ऋण 2 और ऋण 1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ऋण 11/6, ऋण 5/3, ऋण 3/2, ऋण 4/3 और ऋण 7/6। ये है। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रश्न जो है ये हल हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो है यहाँ पे हमें तीसरा प्रश्न हल करना है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारे सामने? ये वाले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ऋण 4/5 और ऋण 2/3। ध्यान से क्यों समझना है इसको? क्योंकि ये प्रश्न में जो हर है वो समान नहीं है, तो पहले हमें हर को समान करना पड़ेगा। ठीक, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर में 5 और 3 है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ और लिख देता हूँ रफ कार्य, रफ वर्क। ठीक, तो अब 5 और 3 का हम लघुत्तम लेते हैं, है ना। तो 5 एकम 5, 3 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया? 5 × 3 यानी 15 आ गया, है ना। तो अब हमें हर में 15 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋण 4/5 में किसका गुणा करेंगे? 3 का, तो 15 आ जाएगा। तो जाएगा ऋण 12/15। और ऋण 2/3 में 5 का गुणा करेंगे तो नीचे इसमें 15 आ जाएगा, तो जाएगा ऋण 10/15। तो संख्या हो गई ऋण 12/15 और ऋण 10/15। इसके बीच में एक ही संख्या है ऋण 11/15। हमें 5 निकालनी है, तो इसीलिए हमें 15 की जगह कोई बड़ी संख्या लिखनी होगी। तो अभी हमने 1 से गुणा किया तो 15 में तो 1 आया, 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा ये, तो ये 30 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये जो 12 है, करके बताता हूँ। ऋण 12/15 में अगर 2 से गुणा करेंगे हम, क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए ताकि बीच में ज़्यादा संख्या मिले, 5 मिले, तो पहले 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 24/30। और अगर ऋण 10/15 में भी 2 से ही गुणा करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा ऋण 20/30। आप जानते हैं 24 और 20 के बीच में सिर्फ 3 संख्याएं हैं, तो हमें 2 की जगह 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो संख्याएं बदल जाएगी। ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45, और ये जो ऊपर की संख्या है ये भी बदल जाएगी। ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 30। और 36 और 30 के बीच में आप जानते हैं कि 5 संख्याएं हैं, यानी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा 12/15 और 10/15 में। तो लघुत्तम पहले हमने लिया है, मैं आपको बता दूं, है ना, मैंने अभी रफ में बताया है, जिससे कि इनका हर जो है वो समान हो गया है। तो समान हर वाली संख्या के रूप में इनको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने वाक्य, कैसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। यहाँ ऋण 4/5 और ऋण 2/3 को समान हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखने
पर। ठीक, लिख देंगे। तो अब आप यहाँ पे सीधा लिखिए कि ऋण 4/5 जो है इसको आपने लिख दिया है ऋण 36/45 के रूप में। हर समान कर दिया आपने 45 दोनों का, है ना। और ऋण 2/3 को आपने लिख दिया है ऋण 30/45। 45 कहाँ से आए ये मैंने अभी आपको बताया है ना। अब इनके बीच में संख्याएं आ जाएंगी बड़ी आसानी से। कैसे लिखना पड़ेगा? ऋण 36/45, ऋण 35/45, ऋण 34/45, ऋण 33/45, ऋण 32/45, ऋण 31/45 और ऋण 30/45। ठीक, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं काट के, है ना। कैसे लिख सकते हैं? ऋण 36/45 को काट देंगे तो 9 चौक 36, 9 पंचे 45, ऋण 4/5 हो जाएगा, है ना। 5 से काट दीजिए इसको, 5 7 35, 5 9 45, 7/9 आ गया ऋण में। ये 34/45 है ना, तो ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद में है क्या है? 34/45 के बाद में 33/45, तो इसको आप 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा ऋण 11/15। फिर इसके बाद में अगली संख्या को आप लिख दीजिए, ये नहीं कटेगा, 32/45। इसके बाद ऋण 31/45 भी नहीं कटता। फिर आ जाएगा हमारे सामने ऋण 30/45 यानी ऋण 2/3, 15 से कट जाएगा। तो हमें 5 संख्याएं मिल गई जो चाहिए थी। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः परिमेय संख्याओं ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी आ जाएगी? एक आ जाएगी ऋण 7/9, ऋण 34/45, ऋण 11/15, ऋण 32/45, ऋण 31/45, ऋण 2/3। ये हो गया। तो इस तरह से ये जो है हमारा हल हो गया प्रश्न। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसे हल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वो है चौथा प्रश्न, है ना। तो मैं उसके लिए पहले ये मिटा देता हूँ। फिर इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न जो है वो क्या है? चौथा प्रश्न है ऋण 1/2 और 2/3। 2/3 ये है हमारा चौथा प्रश्न। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही समान बात कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में इसको लिखेंगे हम। तो 2 और 3 का मान लीजिए लघुत्तम आ जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ ऋण 1/2 और 2/3 को समान हर वाली संख्या, है ना, समान हर वाली संख्या परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा? ये था हमारा ऋण 1/2, इसमें गुणा 3 का करेंगे 6 लाने के लिए, क्योंकि लघुत्तम 6 है। तो हो जाएगा ऋण 3/6
और 2/3 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा 6 लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 4/6। ठीक, अब इसके बीच में बड़ी आसानी से हमें 5 संख्याएं मिल जाएगी, है ना। चलिए करते हैं। इसलिए -3/6, -2/6, -1/6, 0, 1/6, ऋण में नहीं आएगा ये, 2/6 और 3/6, ये हो गया, है ना। और फिर 4/6 हो गया। ठीक है, तो इसको अब सरल रूप में लिख देते हैं एक बार काट के। तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -1/6, ये 0, ये 1/6, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, इस तरह से। ठीक, अब लिखना पड़ेगा अतः परिमेय संख्याओं (1/2) और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं (1/3, (1/6), एक 0 ले लीजिए, एक 1/6 ले लीजिए और एक ले लीजिए 1/3। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ये है हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, बड़ी सरलता से लिखेंगे, आप देखते जाइए, बहुत ही सरल है ये। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा (3/5), (6/10), ये पहला प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, है ना, दूसरे का (12/20) और इसी तरह से क्रम आगे। ठीक, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं इसके बाद की लिखनी है। ठीक है, लिखते हैं। आप क्रम समझिए कि क्रम क्या है। ये क्रम कुछ इस प्रकार से है। ठीक, फिर 6/10 को आप ऐसा लिख सकते हैं (3 × 2/5 × 2). इसको आप ऐसा लिख सकते हैं (3 × 3/5 × 3). ये क्या लिखा है? ये लिखा है (3 × 4/5 × 4). ठीक, इसी तरह से लिखा है। एक एक संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इस प्रतिरूप में 4 और परिमेय संख्याएं निम्न हैं। कौन सी हैं? अब लिखिए आप आगे की। 4 के बाद किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो लिखना पड़ेगा आपको (3 × 5/5 × 5). फिर लिखिए (3 × 6/5 × 6). फिर लिखिए (3 × 7/5 × 7). फिर लिखिए (3 × 8/5 × 8). तो क्रमशः जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? 3 × 5 मतलब (15/25), (18/30), (21/35) और (24/30).
40 ये हो जाएंगी। तो ये आपका जो है उत्तर हो गया। आप चाहें तो इसका पहले वाले का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसे हल करना है। ठीक, अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न हल करूँगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये इरेज़र का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि बार बार जो है वो दिक्कत ना आए, है ना। अब हम जो है हल करते हैं दूसरा प्रश्न इसमें। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, लिखा है ऋण 1/4, ऋण 2/8, ऋण 3/12 और इस तरह से संख्याएं आगे बढ़ेंगी। तो ये किस तरह से लिखा हुआ है हम समझ पा रहे हैं, है ना। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ऋण 1/4 गुणा 1, फिर लिखा हुआ है ऋण 1/2/4 गुणा 2, फिर लिखा है ऋण 1/3/4 गुणा 3, इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसलिए इस प्रतिरूप में 4 और परिमेय संख्याएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इस तरह से हमें करना होगा। ठीक है, तो अब हम आगे 3 के बाद 4 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ऋण 1/4 गुणा 4 कर देंगे हम, फिर ऋण 1 गुणा 5 कर देंगे हम, फिर ऋण 1 गुणा 6 कर देंगे हम, फिर ऋण 1 गुणा 7 कर देंगे हम। ठीक, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, ऋण 4/16, ऋण 5/20, ऋण 6/24 और ऋण 7/28। ये संख्याएं आ गई इसके बाद की 4, और यही हमारा उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अभी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम तीसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे दूसरे के। तो मैं मिटा देता हूँ, एरिया इरेजर पे आएगा वो। हाँ, तो अब हम यहाँ पे तीसरा वाला हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है ऋण 1/6, 2/ऋण 12, 3/ऋण 18 और 4/ऋण 24। इस तरह से संख्याएं दी हैं, तो इसको हल करते हैं। तो ये किस प्रकार से किया गया है, ऋण 1/6 गुणा 1, ऋण 1/6 गुणा 2, फिर इसके बाद में ये जो है ऋण को आप ऊपर नीचे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है ना। आगे से लिख देता हूँ 1/6 गुणा 3, और ये लिखा हुआ है 1/6 गुणा 4। फिर इस तरह से ये आगे बढ़ी कहानी। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसलिए इस प्रतिरूप
इसलिए इस प्रतिरूप में 4 और परिमेय संख्याएं निम्न लिखित हैं। अब वो आगे की 4 कौन सी होंगी भाई? वो होंगी 1/6 गुणा 5, 1/6 गुणा 6, 1/6 गुणा 7, 1/6 गुणा 8। इस तरह से संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? फिर हो जाएगी 5/30, वो भी ऋण का, 6/36, वो भी ऋण का, 7/42 और 8/48। इस तरह से ये संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए चौथे की बात करेंगे। चौथा वाला किस तरह से हल होगा, तो उसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हमारे सामने है। ऋण 2/3, 2/3, 4/6, 6/9, फिर बिंदु बिंदु आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऋण 2/3 का गुणा 1 से हुआ, फिर 2/3 का गुणा 1 से हुआ, फिर 2/3 का गुणा 2 से हुआ, फिर 2/3 का गुणा 3 से हुआ। इस तरह से ये आगे बढ़ती गई कहानी। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इस प्रतिरूप में 4 और परिमेय संख्याएं निम्न हैं। ठीक, वो क्या है? देखिए, कुछ नहीं करना है हमें। 2/3 गुणा 4, फिर 2/3 गुणा 5, फिर 2/3 गुणा 6, फिर 2/3 गुणा 7। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? हो जाएंगी 8/12, 10/15 और 12/18 और हो जाएंगी 14/21 ऋण का। इस तरह से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य बोल रहा है। ठीक, बहुत सरल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखिए ऋण 2/7 है ना। अब इसके समतुल्य लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। लिखिएगा ऋण 2/7 में गुणा 2 कर दीजिए पहले। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ऋण 4/14 है ना। फिर क्या करना है? ऋण 2/7 में गुणा 3 कर दीजिए। तो जब गुणा 3 करेंगे आप, 1 मिनट, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ऋण 6/21। ठीक, फिर इसके बाद में ऋण 2/7 में गुणा 4 कर दीजिए आप 3 के बाद, तो आ जाएगा
8/28, ठीक। और इसके बाद में ऋण 2/7 में गुणा कर दीजिए आप 5 का, तो आ जाएगा ऋण 10/35। तो अब आप लिखिएगा, इसलिए बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इस परिमेय संख्या के समतुल्य जो कि पूछा गया है 4 परिमेय संख्याएं लिखिएगा, क्या होंगी? जो आई है ऋण 4/14, ऋण 6/21, ऋण 8/28 और ऋण 10/35। और ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पे हल हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें दूसरा भी करना है ना। तो दूसरा वाला करते हैं अब हम हल इसी तरह से। दूसरा वाला दिया हुआ है 5/3। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। 5/3 है ये, तो 5/3 गुणा 2 करेंगे हम, तो आ जाएगा 10/6। फिर 5/3 गुणा 3 करेंगे हम, तो आ जाएगा 15/9। फिर 5/3 गुणा 4 करेंगे हम, तो आ जाएगा 20/12। और फिर 5/3 गुणा 5 करेंगे, तो आ जाएगा 25/15, ठीक। तो इसीलिए इस परिमेय संख्या के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? 10/6, 15/9, 20/12 और 25/15। इस तरह से ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरा वाला है। अब हम फिर तीसरा वाला हल करने वाले हैं। अब तीसरा वाला हल करते हैं। तीसरा वाला है 4/9। तो ये हो जाएगा 4/9 गुणा 2 हो जाएगा 4 दूनी 8/18। फिर 4/9 गुणा 3 कर देंगे तो हो जाएगा 12/27। फिर 4/9 गुणा 4 कर देंगे तो हो जाएगा 16/36। फिर 4/9 गुणा 5 कर देंगे तो हो जाएगा 20/45। इस तरह से तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसलिए इस परिमेय संख्या के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं हैं 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45। इस तरह से ये हल हो जाएगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। क्या है चौथा प्रश्न हमारे सामने? दिया हुआ है एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। ठीक है, सबसे पहली है 3/4। अब देखिए 3/4 बोला है तो एक संख्या रेखा सबसे पहले खींचनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैंने एक यहाँ पे आपके सामने मैं लिख देता हूँ 3/4 और ये मैंने एक संख्या रेखा इस तरह से खींच दी यहाँ पे। ठीक है, खिंच गई संख्या रेखा। अब
इस संख्या रेखा में मैं बराबर मान करके कितनी लाइनें खींच दूँ, जितनी हो रही हैं, इस तरह से। ठीक, नाम दे देते हैं इसको ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। ठीक, इस तरह से खींच दी मैंने। अब ये पूछ रहा है 3/4, है ना, 3/4 पूछ रहा है। तो ठीक है, देखिए 0 और 1 के बीच में आपको जो है 3 लाइन खींचनी है, इस तरह से। ठीक है, अभी जो शून्य हो, जो शून्य है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 0, है ना। फिर अब देखिए ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, ये हो जाएगा 4/4 नहीं होगा, ये हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये जो 1 है ना, इसको हम लिख देंगे 4/4। फिर ये हो जाएगा कितना, 3/4। ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 0/4। ठीक है, तो हमें क्या करना था, 3/4। तो ये जो है ये आपका 3/4 है। ये मैंने समझाने के लिए आपको ऊपर लिखा था, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये हो गया आपका 3/4। ठीक, इस तरह से आप इसे हल कीजिएगा। इसके बाद में दूसरा वाला है ऋण 5/8, ऋणात्मक संख्या। ठीक, तो ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचते हैं, है ना। ये लेता हूँ मैं ऋण 2, ये लेता हूँ ऋण 1, ये लेता हूँ 0, ये लेता हूँ 1। ठीक, अब क्या बोला है, ऋण 5/8, है ना, 8 बोला है, तो आप 7 लकीरें यहाँ खींच दीजिए, इस तरह से, है ना। और बोला है ऋण 5/8। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो हो जाएगा ऋण 8/8, ये हो जाएगा ऋण 7, ये ऋण 6, ऋण 5, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 5/8। इस तरह से आप इसे यहाँ पे इंगित कर सकते हैं। ठीक, ये वाला ऋण 5/8 कहलाएगा। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला है ऋण 7/4। ठीक है, अब ये ऋण 7/4 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अंश का मान है वो बढ़ गया है ना, अंश का मान जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने एक नंबर लाइन खींच दी यहाँ पे, इस तरह से। और ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो पहले तो हम 0 से ही शुरू करेंगे, मतलब 0 है, मतलब कि ये 4/4 है ना। फिर उसके बाद में 4/4 के बाद में फिर आप आगे बढ़ेंगे। 4/4 नहीं है, 0 का मतलब है कि ये जो है ये 0/4 है। फिर इसके बाद में अब इधर ऋणात्मक आएंगे आप, है ना। तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4/4, ऋण 5, ऋण 6 और ये जाएगा ऋण 7। तो ये वाला जो है ये कहलाएगा ऋण 7/4, इस तरह से। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ऋण 8/4, तो ये कट आएगा, तो आ जाएगा ऋण 2, जो कि नीचे लिखा ही हुआ है ना। आप समझ रहे होंगे, मुझे लगता है ना। तो इस तरह से हमें इसे करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और चौथा वाला क्या है, 7/8 है ना, 7/8, 7/8 इसको व्यक्त करते हैं हम नंबर लाइन में। तो कैसे व्यक्त करेंगे हम इसको करने के लिए, बहुत सरल है ये मैंने एक नंबर लाइन खींची, मान लीजिए। तो ये मैंने लिया ऋण 1, ये लिया 0 और ये लिया 1। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो अंश का मान है वो छोटा है हर से, तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो अब ऋण 7/8 करना है ना, तो हमें 7 लकीरें खींचनी है।
1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है ये है ऋण 7/8। ऋण में नहीं आएगा, ये 7/8 इस तरह से। तो ये आपने जो है यहाँ पे इनको संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU और AP बराबर PQ बराबर QB है। तो P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सरल है। ये जो संख्या रेखा टाइप से दी है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा है TR जो है वो RS के बराबर है। ये जो TR है ये RS के बराबर है और ये SU के भी बराबर है। ठीक है, और ये कहा है कि जो AP है वो PQ के और QB के बराबर है, यानी डिस्टेंस समान है, दूरी समान है। तो P, Q, R और S जो है ये कौन सी परिमेय संख्याएं बता रहे हैं वो हमें बताना है, यानी P, Q और R और S। अभी देखिए बताते हैं। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, प्रत्येक भाग जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसमें बीच में देखिए 2 लकीरें दी हुई हैं, है ना, इसका मतलब 3। तो ये जो प्रत्येक भाग है इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं हम। ठीक है, कितने 3 बराबर भागों में हम इसको विभाजित करेंगे प्रत्येक भाग को और फिर बिंदु निरूपित करेंगे। देखिए कैसे, मैं लिख देता हूँ पहले ये लाइन यहाँ पे, प्रत्येक भाग, ये भी लिख देता हूँ कौन से भाग की बात कर रहा हूँ, जैसे 0 से 1 है ना, या 1 से 2 कह लीजिए आप, या कह लीजिए 2 से 3 आदि। ठीक, प्रत्येक भाग ये जो है इनको 3 बराबर भागों में विभाजित करके प्रत्येक बिंदु को निरूपित करते हैं। ठीक, तो प्रत्येक बिंदु को निरूपित करते हैं, इसीलिए अब क्या होगा, A का मान बताइए। इसीलिए A बराबर, A का मान कितना है, 2 है ना, और हमने कितने में विभाजित किया, 3 में। तो बटे में अगर 3 आएगा तो 2 लाने के लिए ऊपर क्या आना चाहिए, 6, है ना। P का मान कितना हो जाएगा, 7/3 और ये हो जाएगा कितना, Q का मान बराबर हो जाएगा 8/3 और इसी तरह से जो B है इसका मान हो जाएगा कितने, 9/3 हो जाएगा। ठीक है, 9/3 हो गया। अब अगर T की बात करें इसी प्रकार से, तो T बराबर हो जाएगा -3/3, है ना, और R बराबर, ये 3 अच्छे से नहीं बना, R बराबर हो जाएगा -4/3, S बराबर हो जाएगा -5/3 और U बराबर हो जाएगा -6/3। तो अब आप लिख सकते हैं कि अतः P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्या जो है वो 7/3, 8/3, -4/3 और -5/3 है। इस तरह से ये आपका
उत्तर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5वां है। अब हम छठे प्रश्न पर आते हैं। ये है हमारा छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, एक ही परिमेय संख्या, बहुत सरल है। पहला वाला जैसे लिखा है ऋण 7/21 और 3/9। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको ऋण 7/21 है तो इसको सरलतम कर दें, 7 से कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 7 एकम 7 ऋण में और 7 तिया 21। इसी तरह से अगर 3/9 को भी सरलतम कर दें, कट जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9। 1/3 तो आ गया, लेकिन एक में ऋणात्मक आ रहा है और एक में धनात्मक। तो आपको लिखना यहाँ पे एक कोष्टक में आप ऐसा भी लिख दीजिएगा, ये जो हमने इसको सरल रूप में लिखा है तो लिख दीजिएगा मानक रूप में लिखने पर। ठीक, इसमें आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आप लिखिएगा चूंकि ऋण 1/3 जो है वो बराबर नहीं है 1/3 के। सही कहा ना मैंने? तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा कि ऋण 7/21 जो है वो भी बराबर नहीं है 3/9 के। और हमसे यही पूछा था कि कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, तो ये तो नहीं करता। तो ये आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहला वाला हल हमने कर दिया, यही इसका उत्तर है। अब हम दूसरे वाले को हल करेंगे। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब दूसरा वाला हल करते हैं हम। दूसरा वाला जो है वो दिया हुआ है ऋण 16/20 और 20/25। ठीक, तो इसको कैसे हल करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऋण 16/20 को हम मानक रूप में लिख देते हैं, ऋण 4 से कट जाएगा, ऋण 4/5 आ जाएगा। और 20/25 को अगर हमें लिखना हो तो इसको लिखना पड़ेगा हमें 5 से काट देते हैं, 4/5। या आप इसे ऋण 4/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में हर में जो है ऋणात्मक चिन्ह ना लगाएं तो अच्छा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मानक रूप में लिखने पर। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब देखिए, अब क्या होगा, हमने इसे मानक रूप में लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ पे करना ये है कि ये बताना है कि ऋण 4, चूँकि ऋण 4/5 बराबर है ऋण 4/5 के, इसीलिए आप कहेंगे कि ऋण 16/20 बराबर है 20/25 के। और यही जो है यहाँ पे हमने इसे इस तरह से हल कर दिया है, हो गया है हल। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की, जो है कौन सा वाला, तीसरा वाला। तो ये तीसरा वाला प्रश्न पर मैं आ गया हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी शायद ऑटोमेटिक में हो गई है सेट। ठीक है, अब तीसरा वाला क्या लिखा है, ऋण 2/3 और 2/3। ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि ऋण 2/3 में ऋण ऋण कट जाएगा तो 2/3 बचेगा। और ये तो ऑलरेडी 2/3 दिया ही हुआ है। आप यहाँ पे लिख दीजिए मानक रूप में लिखने पर। ठीक, तो आप लिखेंगे चूँकि
2/3 बराबर है 2/3 के, इसीलिए ऋण 2/3 बराबर होंगे 2/3 के। इस तरह से तीसरा वाला हल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारे सामने है 8/5, नहीं ये तो पाँचवा हो गया, सॉरी। चौथा है ऋण 3/5 और ऋण 12/20। तो यहाँ पे आप लिखिएगा ऋण 3/5 को तो ऋण 3/5 ही लिखेंगे हम, है ना, मानक रूप में ही है। ऋण 12/20 को आप लिख सकते हैं, 4 से कट जाएगा, ऋण 3/5, ये भी वही आ गया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मानक रूप में लिखने पर, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कि चूँकि आप लिखेंगे ऋण 3/5 बराबर हो गया ऋण 3/5 के, इसीलिए आप कहेंगे कि ऋण 3/5 बराबर है ऋण 12/20 के। इस तरह से ये आपका हल हो गया, ठीक है। अब हम चौथे के बाद में पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है 8/ऋण 5 और ऋण 24/15। तो 8/ऋण 5 तो जैसा का वैसा ही रहेगा, कटता नहीं। ऋण 24/15 जो है ये कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 5 15 मानक रूप में लिखने पर। तो फिर अब हम इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि ऋण 8/5 बराबर है ऋण 8/5 के, इसीलिए आप कहेंगे कि 8/ऋण 5 बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा ऋण 24/15 के। इस तरह से जो है हमें यहाँ पे इसे हल करना है। अब हम छठे प्रश्न पर आएंगे। छठा प्रश्न हमारे सामने दिया है 1/3 और ऋण 1/9, ठीक। अब देखिए 1/3 तो 1/3 ही रहेगा, है ना, और ऋण 1/9 तो ऋण 1/9 ही रहने वाला है ना। और लिख देता हूँ बराबर का चिन्ह लगा के। तो आप लिखेंगे चूँकि 1/3 बराबर नहीं है ऋण 1/9 के, इसीलिए 1/3 भी बराबर नहीं होगा ऋण 1/9 के। और ये आपका हल हो गया। अब 7वें प्रश्न पे आएंगे हम। 7वां प्रश्न हमारे सामने दिया है ऋण 5/ऋण 9 और 5/ऋण 9। तो आपको लिखना पड़ेगा ऋण 5/ऋण 9 बराबर से हो जाएगा 5/9 और 5/ऋण 9 बराबर से 5/ऋण 9 ही होगा। तो आप लिखेंगे चूँकि 5/9 बराबर नहीं है 5/ऋण 9 के, इसीलिए आपको कहना पड़ेगा कि ऋण 5/ऋण 9 भी बराबर नहीं होगा 5/ऋण 9 के। इस तरह से इसको आपने हल कर लिया है और ये यहाँ पे आपका हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 6 के बाद में प्रश्न क्रमांक 7 की।
ये प्रश्न क्रमांक 7 हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सबसे पहले पहला प्रश्न ऋण 8/6 लिखा है। अब हम इसे 2 से भाग दे देंगे, चला जाएगा, क्योंकि है ना, दोनों को दे देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4/3। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 और 6 का महत्तम समापवर्त जो है वो 2 है, इसलिए 2 से भाग दिया, तो सरलतम रूप में हमने लिख दिया। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा है 25/45, तो आपको लिखना पड़ेगा 25/45। दोनों को हम भाग दे देते हैं 5 से, क्योंकि दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, है ना। तो यह जाएगा 25 और 5 9 45, यानी 5/9। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 25 और 45 का महत्तम समापवर्त 5 है। इस तरह से तीसरे पे आते हैं। तीसरा है ऋण 44/72, तो आपको लिखना पड़ेगा 44/72, है ना, ऋण का। इसको आप भाग देंगे, तो भाग देंगे 44 और 72 को किससे दे दीजिए आप इसको भाग दे दीजिए 4 से, क्योंकि दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। तो ये 11 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा कितने, 18 बार में, 18 चौक 72। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि 44 और 72 का महत्तम समापवर्त जो है वो क्या है, 4 है। इस तरह से। इसके बाद में चौथे प्रश्न पर आइए आप। चौथा प्रश्न है ऋण 8/10, तो लिखिएगा ऋण 8/10, दोनों को भाग देते हैं आप 2 से, तो यह जाएगा ऋण 4/5। और आप यहाँ पे लिख देना, क्या लिखेंगे आप कि 8 और 10 का महत्तम समापवर्त कितना है, 2 है। तो ये आपका हल हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 पूरा इस तरह से करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न क्रमांक 8 पर, है ना, प्रश्न क्रमांक 8 पर आएंगे। ये आ गया प्रश्न क्रमांक 8 पर। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया है, संकेतों में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान को भरिए। ठीक, पहला वाला प्रश्न है, ठीक है, पहला वाला प्रश्न, 1 मिनट, हाँ, पहला वाला प्रश्न क्या लिखा है, ऋण 5/7, फिर बक्सा बना है, फिर लिखा है 2/3। तो यहाँ पे मैं ये वाला चिन्ह लगाऊंगा और बदले में कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि धनात्मक संख्या जो है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, अब दूसरा वाला हल करते हैं। क्या लिखा है, ऋण 4/5, बक्सा बना है, फिर लिखा है ऋण 5/7। तो ठीक है, अब इसका एक काम करते हैं कि ये जो हर है पहले उसको समान कर लेते हैं। तो हर को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर को समान करने के लिए ऋण 4/5 में गुणा करना पड़ेगा 7 का। ठीक है, फिर वो बक्सा बनाएंगे, फिर लिखेंगे
ऋण 5 गुणा 7, है ना, नहीं गुणा 5 करना पड़ेगा यहाँ पे, और ऋण 7 तो नहीं लिखा है, 7 लिखा है, 7 गुणा 5। ठीक है, क्योंकि 7 और 5 का जो लघुत्तम है वो हमारा 35 आएगा और इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि ऋण 28/35 वही हमारा बक्सा, और लिख देंगे ऋण 25/35। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? ऋणात्मक में तो जो छोटी है वही बड़ी होती है ना, तो ऐसा चिन्ह आ जाएगा। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं फिर नीचे कि ऋण 28/35 किसका प्रतीक है? ऋण 4/5 का। फिर बक्सा बनाइए और लिख दीजिए ऋण 5/7 और यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा दीजिए। तो इस तरह से ये जो है हल हो गया हमारा। अब हम जो है तीसरे पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है 7/8 और 14/16, है ना, ऋण में। तो तीसरा भी इसी तरह से करेंगे, सीधे गुणा करते हैं। लिखा था ऋण 7/8 तो गुणा 2 से कर देंगे इसका। क्यों करेंगे? क्योंकि 16 करना पड़ेगा इसको, है ना। 8 और 16 का लघुत्तम जो है वो तो 16 ही आएगा, आप जानते हैं। 14 का गुणा किससे करेंगे आप? ऋण 1 से, और बटे में आपको जो है ऋण 16 को भी गुणा करना पड़ेगा ऋण 1 से, क्योंकि लघुत्तम 16 है तो धन में होना चाहिए, है ना। तो अब हल करने पर क्या आ जाएगा? ऋण 14/16, और आप कहेंगे कि ये आ जाएगा ऋण 14/16, ये हो गया बराबर। तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऋण 7/8 जो है वो 14/16 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है? ऋण 8/5 और ऋण 7/4। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ऋण 8/5, इसमें आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आप समझ गए होंगे, लघुत्तम लिया हमने। ऋण 7/4, इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 का लघुत्तम 20 आता है ना। तो हम इसे लिख देंगे ऋण 32/20 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ऋण 35/20। तो जो 32 वाली संख्या है ये बड़ी होगी, क्योंकि ऋणात्मक में तो जो जितनी छोटी वो उतनी बड़ी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि ऋण 8/5 जो है वो बड़ी है ऋण 7/4 से। ठीक है, इस तरह से आपको इसे हल करना है। अब आते हैं पाँचवें पे। पाँचवा है 1/3 और ऋण 1/4। ठीक है, तो 1/3 और 1/4 ये दोनों ऋणात्मक ही हैं, है ना। तो आप जानते हैं अब ऋण 1/3 बड़ा होगा कि ऋण 1/4? तो आप जानते हैं कि ऋण 1/4 जो है वो बड़ा होगा, है ना। इस तरह से हल कर दीजिए इसे। फिर इसके बाद में छठवें पर आइए। छठवां वाला प्रश्न क्या है? छठवां वाला प्रश्न है 5/11 और ऋण 5/11। ठीक है, 5/11 और 5/11। तो इसी तरह से दोनों का लघुत्तम समान है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 5/11 हो या ऋण 5/11 हो, ये तो बराबर ही हो जाएंगी। फिर अब सातवें पे आइए। सातवां प्रश्न 0 और लिखा है ऋण 7/6। तो बिल्कुल सीधे सीधे लिखिएगा आप यहाँ पे कि 0 बड़ा है, क्योंकि
आप लिखेंगे क्योंकि शून्य जो है वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा है। ठीक, शून्य जो है वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा है इसलिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमारा हो गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 9 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक, अभी हल करते हैं इसको। लघुत्तम लेना पड़ेगा इसमें, है ना। तो पहला प्रश्न, सबसे पहले 2/3 है ना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा। 6 आएगा। तो 3 को 6 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4/6 हो गया। ठीक है, और क्या था, 5/2। 2 को 6 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 15/6। ठीक है, अब बताइए 4/6 बड़ा है कि 15/6 बड़ा है। आप बोलेंगे क्योंकि 4/6 जो है वो छोटा है 15/6 से, है ना। इसलिए 2/3 जो है वो छोटा होगा 5/2 से। इस तरह से हमें इसे हल करना है। अब दूसरे वाले को समझते हैं। लिखा है -5/6। अब 6 तो ठीक ही है, 6 में क्या दिक्कत है, 6 तो लघुत्तम ही है। 6 और 3 का लघुत्तम तो 6 ही आएगा, है ना। तो आप चाहें तो गुणा 1 कर सकते हैं इसका, ताकि वो स्टेप में लगे सही, है ना। तो ये हो गया -5/6। और इसके बाद में जो दिया हुआ है हमारा -4/3। तो 3 को 2 से गुणा करना पड़ता है 6 लाने के लिए। तो ये हो जाएगा -8/6। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि -5/6 जो है वो बड़ा है -8/6 से। इसीलिए आप कहेंगे कि -5/6 जो है वो बड़ा हो जाएगा -4/3 से। इस तरह से ये हल हो गया। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं, है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तीसरा है ऋण 3/4 और 2/3, है ना। तो ऋण 3/4 और 2/3। तो 4 और 3 का लघुत्तम तो 12 आएगा, है ना। तो 12 करने के लिए 4 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी होगा। तो हो जाएगा ऋण 9/12। ठीक है, और कितना था, 2/3। 2/3 में इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा 12 करने के लिए, 8/12 आ गया। ठीक, आ गया ये। अब क्या करें, एक इसमें ऋण 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि लघुत्तम तो 12 ही होता है, ऋण 12 नहीं। तो ये 12 हो गया। अब जो है प्रश्न हमारे लिए आसान हो गया है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ऋण 9/12 छोटा होता है ऋण 8/12 से। इसीलिए आप कहेंगे कि ऋण 3/4 जो है ये भी छोटा होगा 2/3 से। ठीक, अब चौथे प्रश्न पे आते हैं हम। चौथा प्रश्न क्या दिया है, ऋण 1/4 और 1/4, है ना। ऋण 1/4 और 1/4। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ऋण 1/4 और 1/4 ये दिया है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे लिखिएगा आप यहाँ पे, और की जगह पे साइन लगा दीजिए वाला, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा
जो धनात्मक संख्या है बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है? ऋणात्मक से। ठीक है, ये आप कारण दे दीजिए, बहुत सरल है। अब पाँचवें पे आइए। पाँचवा है ऋण 3 सही 2/7, ऋण 3 सही 4/5। ठीक है, पाँचवा वाला लिखा है ऋण 3 सही 2/7 बराबर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 23/7 बराबर, फिर लघुत्तम भी ले लेते हैं हाथों हाथ ही, गुणा 5 7 गुणा 5, क्योंकि 45 आता है 5 और 7 का लघुत्तम, इसलिए मतलब 35, तो हो जाएगा ऋण 115/35, और आप कह लीजिए ऋण 3 सही 4/5 बराबर ऋण 19/5 हो जाएगा, ये है ना। तो अगर इसका भी लघुत्तम लेंगे, गुणा 7 से करना पड़ेगा क्योंकि इसके बटे में 5 है और 35 लाने के लिए 7 से गुणा करना ही पड़ता है, तो हो जाएगा 133 होता है 19 सत्ते, और ये हो जाएगा 35। अब आप लिखिएगा क्योंकि ऋण 115/35 बड़ा होता है किससे? ऋण 133/35 से, इसीलिए आप कहेंगे कि ऋण 3 सही 2/7 बड़ा होगा 3 सही 4/5 से। ठीक है, इस तरह से ये हल हो जाएगा आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 10वें प्रश्न की। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अभी लिखते हैं, बहुत सरल। देखिए इसी के सामने लिख देता हूँ। पहले वाले में देखते हैं हम, पहले वाले में सबका जो हर है वो समान है, तो इसको आप सीधे सीधे लिखिएगा। ऋण 3/5 छोटा है ऋण 2/5 से, ये छोटा है ऋण 1/5 से। इस तरह से बिल्कुल हल हो गया है। ठीक, फिर दूसरे वाले में लिखिएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको, है ना, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 3 और 9 का लघुत्तम जो है वो 9 आता है ना। तो जब आप इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 1/3 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 3/9 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3/9, फिर ये हो जाएगा ऋण 2/9, ये तो यही रहेगा, और इसको आप 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 12/9। तो फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ऋण 12/9 छोटा है ऋण 2/9 से, और ये छोटा है 3/9 से। तो आप फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऋण 12/9 किसकी जगह पे लिखा था आपने? ऋण 4 की जगह। तो यहाँ पे लिखिए ऋण 4/3 छोटा है ऋण 2/9 से, और ये छोटा है 1/3 से। इस तरह से, और इसी तरह से तीसरा वाला कैसे हल हो जाएगा? तीसरा वाला किस प्रकार हल करेंगे आप? इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे कि ऋण 3/2 जो है ये छोटा है ऋण 3/4 से, और ये छोटा हो जाएगा ऋण 3/7 से। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक में तो जो सबसे छोटी संख्या वही सबसे बड़ी होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में कोई प्रश्न नहीं है इस प्रश्नावली में, ये अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।